बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग डिस्कस कर ली थी और आज हम अपना बीकॉम का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज कोशिश करूँगा कि आपको इसकी थ्योरी अच्छी तरीके से समझा दूँ और कोशिश करके आपको एक सवाल भी करा दूं मैं। बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इस वर्ड की है, रिकन्सिलिएशन। ये जो मैंने आपके सामने येलो से हाईलाइट किया है। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकन्सिलिएशन का असल में अगर उर्दू मतलब देखें तो उसका मतलब होता है मफाहिमत करना। ज़्यादातर ये टर्म सियासत के अंदर यूज़ होती है, मफाहिमत करना। क्या मतलब कि किसी से ताल्लुकात बिगाड़ के ना रखना, बल्कि मिलजुल कर एक जैसे होकर रहना, इसको मफाहिमत कहते हैं। सियासतदान चाहे मुँह पे जितने भी एक दूसरे से लड़ते हों, लेकिन पीछे उनकी मफाहिमत होती है, पीछे वो सब एक जैसे होते हैं, सबका नज़रिया एक जैसा होता है। तो रिकन्सिलिएशन को हम ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग बातों को छोड़कर किसी एक बात पर मुत्तफिक होना, इसका नाम है रिकन्सिलिएशन। इस चैप्टर के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है? हमारे बिजनेस का एक एसेट ऐसा होता है जो कि हमारी अपनी कस्टडी में नहीं होता। लेट्स सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे बिजनेस के तमाम एसेट मेरी कस्टडी में, यानी बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस में फर्नीचर है, बिजनेस में इक्विपमेंट्स हैं, बिजनेस में मशीन है, बिजनेस में कैश है, वो सब मेरी अपनी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। चाहे जितना बड़ा भी बिजनेस हो, सारे एसेट हमारी अपनी कस्टडी में होते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस का एक एसेट ऐसा होता है जो कि होता तो हमारा है लेकिन हमारी कस्टडी में नहीं होता, उसको हम कहते हैं कैश इन बैंक। ये हम अपने बिजनेस से दूर किसी बैंक की बिल्डिंग में जाके रखवाते हैं। अब वो हमारे बिजनेस से 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, बहरहाल है तो हमारा एसेट, बट है वो बैंक के पास। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? छोटे बिजनेस को तो जरूरत नहीं होती है बैंक अकाउंट की, लेकिन जो एक बड़े या मीडियम साइज बिजनेस होते हैं वो अपना एक बैंक अकाउंट रखते हैं। तो बैंक अकाउंट रखने की वजह क्या होती है कि आपके बिजनेस में जितना भी कैश आता है, अगर वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो आपकी डेली डिसबर्समेंट्स की ज़रूरत से ज़्यादा है, जो कि आपकी दुकान के अंदर ज़रूरत पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा है, तो आप उसको एट द एंड ऑफ द डे बैंक में जमा करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप जैसे जो है वो आप किसी बड़ी मार्केट में जाएं तो वहाँ पे आपको ज्वेलरी शॉप्स भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको ब्राइडल ड्रेसेस और ग्रूम ड्रेसेस की बड़ी बड़ी शॉप्स भी मिलेंगी, जहाँ पे एक एक ड्रेस 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख तक के होते हैं। और आपके जो ज्वेलरी सेट्स होते हैं वो भी जो है वो लाखों के अंदर होते हैं। तो अब अगर लेट सपोज आप 10 लाख की सेल करते हैं दुकान पे, तो अब आपके लिए 10 लाख रुपए घर ले जाना ये आपके लिए रिस्की है। तो आप क्या करते हैं कि सम टाइम्स ये जो बैंक्स होते हैं ये हमारी मार्केट्स के बीच में ही होते हैं। तो हम क्या महसूस करते हैं, अगर दुकानदार ये महसूस करता है, बिजनेसमैन ये महसूस करता है कि यार ये कैश की जो पोजीशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो उसको मैं जाके बैंक में जमा करवा देता हूँ। तो वो कैश उठाता है, उसको जाके बैंक में जमा करवा देता है। अब वो अपने पास सिर्फ उतना कैश रखता है जितनी उसकी जरूरत है, और बाकी जितना भी कैश है वो सब का सब बैंक में उठा के रखता है। इससे क्या फायदा हुआ कि उसका एक तो कैश सेफ हो गया। अब बैंक में चाहे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, छीन कर ले जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो अपना पैसा बैंक में रखवा दिया, अब ये बैंक वाले जिम्मेदार हैं। मेरे अपने पास से चला जाएगा तो बैंक वाले कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए ये जो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराना है, ये हर बिजनेसमैन की एक ज़रूरत है। उसके बगैर आपके लिए बैंक जो है वो बैंक के हुए बगैर आपके लिए जो है वो ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। प्लस ये कि आपकी जो बिजनेस में, अच्छा मैंने तो आपको एक दुकान की मिसाल दी सिंपल, अब यहाँ पे बिजनेस सिर्फ एक दुकान नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, मल्टीनेशनल बिजनेस होते हैं, जिनमें काम करने वाले मैनेजर, उनकी सैलरी जो है वो लाखों में होती है, उनमें एडवर्टीजमेंट के बिल लाखों में जा रहे होते हैं, उनमें आपका जो है वो बिल्डिंग के किराए लाखों में जा रहे होते हैं। तो आपको लाखों में पेमेंट करनी भी पड़ती है। अब आप ये लाखों में पेमेंट बाय कैश नहीं कर सकते। आपने अपने एक मैनेजर को 5 लाख सैलरी देनी है तो आप उसको 5 लाख गिनकर कैश नहीं देंगे, आप उसको चेक लिख कर देंगे।
वो ये चेक जाएगा अपने बैंक में डाक डिपॉजिट कराएगा, आपके बैंक से पैसे निकलेंगे उसके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसलिए भी बैंक अकाउंट जरूरी है कि हम बैंक में से पैसे जमा ही नहीं करवाते, बल्कि हम बैंक से जो पेमेंट्स करनी होती है, हमें खास तौर पे जो बड़ी हैवी पेमेंट्स करनी होती हैं, वो हम अपने बैंक अकाउंट से जो है वो चेक के जरिए करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से मेनली दो काम करते हैं, या तो हमारे बैंक में पैसा आता है या हमारे बैंक से पैसा जाता है, तीसरी कोई बात नहीं है। आप बहुत तसल्ली से बात को समझिएगा, सोचिएगा कि भाई बैंक में तीसरी क्या बात है, तीसरी कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के लिए आप ये अज्यूम कर लीजिए कि वी आर अ बिजनेसमैन, हम सब एक बिजनेसमैन है। आप एक बिजनेसमैन है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बैंक में एक अकाउंट है। अब मेरा जो बैंक में अकाउंट है, मैं अपने उस अकाउंट से क्या करूंगा, या तो जाहिर है मैं उस बैंक में अकाउंट में पैसे डालूंगा या मैं उस बैंक अकाउंट से पैसे निकालूंगा, तीसरा तो कोई काम नहीं है। अच्छा, अब मैं बैंक में पैसे डालूंगा कैसे? मिसाल के तौर पे भाई मेरे पास बिजनेस के अंदर, मेरी दुकान के अंदर जो डेली कैश आता है उसका इनफ्लो देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि भाई शाम में क्लोजिंग टाइम, बैंक की क्लोजिंग टाइम से पहले मैं जाके उसको 5 बजे बैंक में अपने पैसे जमा करा दूँ, सिर्फ इतना रखूँ दुकान में कैश जितनी मेरी जरूरत है, बाकी मैं जाके उसको बैंक के अंदर जमा करा दूँ। इसी तरीके से मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट से पैसे लेने होते हैं, कस्टमर से रिकवरी करनी होती है, जिनको मैंने उधार पर माल बेचा होता है, तो समटाइम्स वो कैश देते हैं, समटाइम्स वो चेक देते हैं। अगर वो चेक दे रहे हैं तो जाहिर है वो चेक मेरे किसी काम का नहीं है, वो चेक जब तक मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं होगा मेरे बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेक्स मुझे मिलते हैं अपने कस्टमर की तरफ से, वो भी मेरे किसी काम के नहीं है जब तक कि मैं बैंक में जमा न कराऊं। जब ये बैंक में जमा होगा उसके बाद फिर उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैंक ना हो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कैश को कैरी करना, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कैश सिर्फ सैकड़ों या हजारों रुपए में नहीं होता, बल्कि ये बहुत से बिजनेस के अंदर ये कैश लाखों और करोड़ों रुपए में होता है। इनफैक्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा टर्नओवर है, तो फिर ये बिलियंस में भी होगा। तो फिर आप इस कैश को कैरी नहीं कर सकते, आप इस कैश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। अब इस पूरे चैप्टर में एक सिनेरियो डेवलप कर लीजिए कि हम सबका एक बैंक अकाउंट है, किसी का यूबीएल में है, किसी का एचबीएल में है, किसी का एमसीबी में है, वॉट एवर बी द बैंक इज, कोई सा भी बैंक हो सकता है। अब जब मुझे पैसों जमा कराने होते हैं मैं बैंक में जमा करा देता हूँ, जब मुझे निकालने होते हैं मैं बैंक से पैसे निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये काम सिर्फ मैं ही नहीं करता, बल्कि मेरे बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है मेरे अकाउंट से। एक तो ये है ना कि भाई मेरे पास पैसे आए तो मैंने वो जाके बैंक में जमा करा दिए। एक ये है कि किसी को मैंने ये कहा कि भाई आपने जो मुझे पैसे देने हैं आप मुझे ना दें, आप डायरेक्ट मेरे बैंक में जमा करा दें। देखो बेटा, अब जो बैंक्स हैं ना वो उनकी तमाम ब्रांचेज जो है ना वो ऑनलाइन हो गई हैं। पहले तो ये होता था कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक एमसीबी में जो है वो अकाउंट है और एमसीबी की गुलशन ब्रांच में अकाउंट है, तो मैं बस सिर्फ गुलशन ब्रांच से ही पैसे निकाल सकता था, गुलशन ब्रांच में ही पैसे जमा करा सकता था, गुलशन ब्रांच के अलावा मैं किसी और ब्रांच से कोई काम नहीं कर सकता था। हालांकि बैंक सेम होगा लेकिन किसी और ब्रांच से मैं नहीं कर सकता था। लेकिन अब मॉडर्न बैंकिंग के अंदर अगर मेरा एमसीबी में बैंक अकाउंट है तो अब ये एमसीबी के बैंक अकाउंट में मैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर जो है वो एमसीबी की किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल भी सकता हूं और पैसे जमा भी करा सकता हूं। तो लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूं कि भाई मेरा बैंक अकाउंट है गुलशन में, मेरा एक क्लाइंट है जो सदर में रहता है, उसने मुझे 50,000 रुपये देने हैं। तो मैंने उसको कहा कि सही है 50,000 अगर आप तुम कैश लाकर दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तुम एमसीबी में जाके जमा करा दो। अब वो मेरे गुलशन ब्रांच में नहीं आएगा, वो अपनी ही सदर की किसी एमसीबी ब्रांच में जाएगा और वो 50,000 रुपए की एक डिपॉजिट स्लिप फिल करेगा और उस डिपॉजिट स्लिप में मेरा अकाउंट नंबर लिखेगा। जाहिर बात है क्योंकि हर शख्स की अकाउंट की आइडेंटिटी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होता कि बैंक के अंदर मैं जाऊं और जबानी ये 50,000 रुपए कैशियर को बोलूं कि ये लो भाई ये जो है वो जुनैद साहब के अकाउंट में जमा कर दो। हर किसी शख्स का बैंक अकाउंट नंबर होता है, आपको उस नंबर को डिपॉजिट स्लिप पर लिखना होता है और फिर उसके मुताबिक आप उसको जाके अपने किसी के भी अकाउंट में जमा करवाते हैं। तो अब ये देखिए पैसे तो मेरे अकाउंट में आए लेकिन मैंने नहीं जमा कराए, ये मेरे ब्याह पे मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी क्लाइंट ने जमा करा दिए। यानी अब इस ऑनलाइन ब्रांच से बैंकिंग से ये जरूर फायदा हो गया कि आपको जो है वो बार बार जो है किसी एक ही पर्टिकुलर ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप किसी एक बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपना जो है वो मकसद पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो
बैंकिंग की वजह से। अच्छा, ऐसी मेरा दूसरा काम बैंक से क्या होगा कि मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ। अब या तो ये है कि मैं खुद जा रहा हूँ बैंक और चेक लिखकर बैंक को दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, खुद लेकर आ रहा हूँ। एक ये है कि भाई मैंने जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है तो मैंने चेक लिखकर एम्प्लॉय को दे दिया, अब ये जाएगा बैंक और मेरे बैंक से पैसे निकाल देगा। तो देखो पैसे तो मेरे अकाउंट से निकल रहे हैं बट मैं नहीं निकाल रहा, ये पैसे कौन निकाल रहा है? वो एम्प्लॉय निकाल रहा है जिसको मैंने चेक दिया था। मेरे सप्लायर जो कि मुझे मटेरियल सप्लाई करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, उनका उधार मुझ पर चढ़ा हुआ होता है, यानी मैंने उनकी वक्तन फवक्तन पेमेंट्स करनी होती हैं। तो मैं हर 15 दिन के बाद उनको एक चेक दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अपने एक सप्लायर को 25,000 रुपये का चेक दे दिया जो मेरी पास पेमेंट थी जो मैंने करनी थी। अब ये जो चेक मैंने अगले को दिया है, इसका मतलब है अब ये चेक लेके वो मेरे बैंक में जाएगा या फिर अपने बैंक में जमा कराएगा। देखो पैसे ट्रांसफर कर पैसे लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं उसको ये चेक दूं और ये चेक वो मेरे बैंक में लेके जाए, मेरे बैंक को पेश करे और मेरा बैंक उसको जो है वो हाथ के हाथ कैश दे दे, वो कैश लेकर चला जाएगा। एक यह है कि उसको मेरे बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने बैंक में जाएगा, अपने बैंक में जमा कराएगा और उसका बैंक जो है वो फिर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा, फिर उसका बैंक मेरे बैंक के अंदर चेक भेजेगा, फिर मेरा बैंक जो है मेरे चेक को देखेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा कि आया मेरे सिग्नेचर में कोई फर्क नहीं है, कोई जो है वो अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद फिर मेरा बैंक उसको क्लियर कर देगा और पैसे मेरे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो दो तरीके होते हैं किसी को भी पेमेंट करने के, या तो वो बाय कैश पेमेंट ले ले जाके या फिर वो अपने अकाउंट में जमा कराए, फिर उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, उसके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। बहरहाल कुछ भी हो, चाहे वो जाके मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा ले या मेरे अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में चले जाए, दोनों सूरतों में मेरे अकाउंट से पैसे चलेगा। इसी तरीके से अच्छा, ये पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान में रखिएगा, हम बैंक में सिर्फ दो काम करेंगे, या तो पैसे बैंक में आ रहे होंगे या बैंक से पैसे जा रहे होंगे। या तो बैंक में पैसे किसी ना किसी शक्ल में आ रहे होंगे या किसी ना किसी शक्ल में जा रहे होंगे, किसी ना किसी शक्ल में बैंक में पैसे आ रहे होंगे या फिर किसी ना किसी शक्ल से बैंक से पैसे जा रहे होंगे। बस तीसरा कोई काम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर बैंक में पैसे आ रहे होंगे तो मैं प्लस करूंगा क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और अगर ये बैंक से पैसे जा रहे होंगे तो फिर मैं उसको माइनस करूंगा क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि चूंकि बैंक अकाउंट तो मेरा है लेकिन उसको मेंटेन मैं नहीं कर रहा, इसको बैंक मेंटेन कर रहा है। पैसे मेरे हैं, लाखों करोड़ों रुपया मेरा है, लेकिन है किसके पास? बैंक के पास। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि मेरे अकाउंट में जब जब पैसे आएंगे बैंक उसको अपने पास नोट करेगा। जाहिर है हाथ से नहीं लिखेगा, कंप्यूटर पे नोट करेगा, मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे ऐड करेगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। इसी तरीके से अगर मैं बैंक से पैसे निकलवाता हूं या मैं किसी को चेक देता हूं, वो चेक के जरिए बैंक से पैसे निकलवाता है तो मेरे अकाउंट से पैसे गए। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक अपने रिकॉर्ड के अंदर ये मेंशन करे, ये लिखे, ये रिकॉर्ड करे कि मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो बैंक बस सिर्फ मेरे ब्याज पे दो ये काम करेगा, जब जब मेरे बैंक में पैसे आ रहे होंगे बैंक मेरे अकाउंट में प्लस कर देगा, इसको हम कहते हैं कि बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है। और अगर जब जब मेरे बैंक से पैसे जा रहे होंगे तो बैंक मेरे अकाउंट से उसको माइनस करेगा, उसको हम बोलते हैं कि बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैंक जब अकाउंट में क्रेडिट करता है तो उसका मतलब होता है मेरे अकाउंट में पैसे आए, और जब बैंक इसको डेबिट करता है तो इसका मतलब होता है कि मेरे अकाउंट से ही पैसे गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप बात को समझिए कि बैंक हमारे ब्याज पे सिर्फ दो तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, या तो पैसे डाल रहा है प्लस कर रहा है, या पैसे काट रहा है माइनस कर रहा है। अच्छा, सवाल ये कि सर पैसे किस किस शक्ल में बैंक में आ सकते हैं, वो क्या वजूहत हो सकती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि पैसा मेरे बैंक में आ रहा है? तो एक वजह तो ये है कि मैं खुद जाऊं कैश उठाऊं अपनी दुकान से जाके बैंक में जमा करा दूं, ये एक तरीका है। एक तरीका है कि मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी कस्टमर ने बजाय वो कैश मुझे हाथ में लाकर देने को, उसको मुनासिब ये लगा कि मेरे घर के करीबी, उसके घर के करीबी बैंक की ब्रांच है, वो गया और जाकर उसने ब्रांच में पैसे जमा करा दिए तो भी मेरे अकाउंट में पैसे आए। इसी तरीके से जो पैसे मेरा बैंक के अंदर पड़ा हुआ होता है उस पर हर महीने मुझे प्रॉफिट मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो बैंक मुझे उस पर प्रॉफिट देगा। अच्छा, वो प्रॉफिट अगर देगा तो बैंक मुझे बुलाकर ये नहीं कहेगा कि आगे अपना प्रॉफिट ले लो, बैंक की जो भी हमारे प्रॉफिट का अमाउंट बन रहा होगा बैंक उस प्रॉफिट को मेरे अकाउंट में डाल देगा। तो ये पैसे क्या हो रहे हैं? मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। या तो मैं खुद जमा करा रहा हूं, या मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए, या फिर जो पैसा मेरे अकाउंट में मौजूद रहता है उस पर हर महीने मुझे बैंक प्रॉफिट देता है। बैंक प्रॉफिट इसलिए देता है ताकि हमारे अंदर ये लालच हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम बैंक में रखेंगे तो बैंक हमें उस पर प्रॉफिट देगा। सही है, जो हमारी इस्लामिक बैंकिंग है उसका तो कहा जाता है कि प्रॉफिट सही है, जायज़ है, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन जो दूसरे कन्वेंशनल बैंक हैं जो कि इस्लामिक बैंकारी के मुताबिक नहीं चलती है तो उनका जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, यानी सूद।
तो फिर वो हराम होता है। भारत मैं आपको इस वक्त जो है वो हलाल या हराम तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो है वो किस किस तरीके से बैंक में पैसा आता है। अच्छा, बैंक से पैसा जाता किस किस जरिए, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैंने चेक लिखा, बैंक गया और बैंक से मैंने कहा पैसे दे दो, तो मैंने खुद ही पैसे निकाल लिए, एक तो तरीका ये मेरे पैसे निकल गए। एक ये है कि मैंने किसी को चेक लिख के दिया, वो चेक लेके मेरे बैंक में जाएगा या फिर अपने बैंक में जमा कराएगा, दोनों सूरतों में मेरे अकाउंट से निकल जाएंगे और उसके पास चले जाएंगे पैसे, तो ये भी मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। इसी तरीके से जब ज़कात का वक्त आता है फर्स्ट रमजान को, तो अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं जिस पे ज़कात कटती है, तो भी बैंक उससे पूछेगा नहीं, जो ज़कात बन रही होगी बैंक खामोशी से मेरे अकाउंट से काट देगा। अच्छा, इन सब की बैंक मुझे इतला करता रहता है, मैसेज के जरिए बताता रहता है कि मैंने इतने पैसे डाल दिए, इतने पैसे निकाल दिए। इसी तरीके से मैंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, तो मैंने बैंक को कह दिया कि भाई मेरा इंश्योरेंस जो है वो प्रीमियम साल का अदा कर देना, तो बैंक ने मेरे ब्याज पे अदा कर दिया। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से बैंक कोई पेमेंट कर रहा है, इसको मैं कहूंगा ये मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है। और अगर बैंक मेरे ब्याज पे कोई पैसा अपने पास जमा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अकाउंट में मेरे पैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ दो बातें पहले तो जहन में रखनी है, बैंक में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि प्लस हो रहा है, और अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये माइनस हो रहा है। सही है। अच्छा, अब बैंक पैसा डाल रहा है, उसको प्लस कर रहा है, जा रहा है तो उसको माइनस कर रहा है, लेकिन मैं कैसे सेटिस्फाई हूं कि बैंक जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हो सकता है कि भाई मुझे इस बात पे तशवीश हो कि पता नहीं बैंक सही कर रहा है नहीं कर रहा, पैसे मेरे हैं लेकिन रिकॉर्ड तो बैंक कर रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब जहन में रखिए कि हम दो पार्टीज हो गए, एक तो मैं खुद हो गया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और एक मेरा बैंक हो गया। अब मैं जब भी कभी बैंक में पैसे जमा कराता हूं या बैंक से निकलवाता हूं, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है वो लिख के, मैं साथ साथ खुद भी लिखता हूं, मैं साथ साथ खुद भी लिखूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए, बैंक ने तो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक 10,000 रुपए लिख लिए, मैं भी अपने पास अपनी बुक में नोट कर लूंगा कि मैंने 10,000 रुपए अकाउंट में डाले। ऐसे मैंने बैंक से 2,000 रुपए निकाले, तो बैंक ने अपने पास तो रिकॉर्ड कर लिए कि 2,000 रुपए इसके अकाउंट से क्या बैंक ने माइनस कर दिए। मैंने भी अपने पास 2,000 रुपए माइनस कर दिए, जिस अपनी समझ के लिए, अपनी याद दिलाने के लिए 2,000 रुपए मेरे पास से गए। अब बताइए मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए, 8,000। 10,000 डाले थे और 2,000 निकाले, कितने पड़े हुए, 8,000। और बैंक के मुताबिक भी कितने पड़े हुए होने चाहिए, 8,000। अगरचे तो मेरा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड दोनों एक ही बैलेंस बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिकंसिलिएशन, क्योंकि मेरा हिसाब भी ये कह रहा है कि मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए है, और बैंक भी हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपके अकाउंट में 8,000 रुपए है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे हिसाब के मुताबिक मेरे अकाउंट में पड़े हैं 8,000, लेकिन जब ये बात मैं बैंक से पूछता हूं तो बैंक कहता है भाई आपके अकाउंट में पड़े हैं 7,500, तो मैं अब मुझे परेशानी होगी ना, क्यों भाई ऐसा क्यों है, मैं भी तो वही कुछ लिख रहा हूँ, मैं भी तो वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई जब मैं भी वही प्लस माइनस कर रहा हूँ जो बैंक प्लस माइनस कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरे मुताबिक मेरे अकाउंट में बैलेंस इस वक्त होना चाहिए 8,000 और बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में पड़े हुए 7,000। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। और जब ये कन्फ्लिक्ट आ जाए तो इसको खत्म करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब या तो ये कि मैं बैंक से जाके लड़ूं, उसको धमकियां दूं, उसको मारूंगा, बोलूं भाई 500 रुपए तुम मेरे कहां खा गए, ये तो मुझे 500 रुपए कम क्यों बता रहे हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम आपस में लड़ें। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना रिकॉर्ड और बैंक को अपना रिकॉर्ड रखना होगा और देखना होगा कि आया हमने क्या किया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि हम जब कभी बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो पैसे जमा कराते वक्त जो हम एक स्लिप भरते हैं उसको कहते हैं डिपॉजिट स्लिप। मिसाल के तौर पे मैं कभी 10,000 जमा करा रहा हूँ, कभी 20,000 जमा करा रहा हूँ, कभी 25,000 जमा करा रहा हूँ, कभी 5,000 जमा करा रहा हूँ। मैंने जब बैंक में पैसे जमा कराए होंगे तो मैंने एक डिपॉजिट स्लिप फिल की होगी। उस डिपॉजिट स्लिप की एक ओरिजिनल बैंक अपने पास रखता है और एक कार्बन कॉपी पे ठप्पा मार के मुझे देता है। ये सब मुझे अपने पास महफूज रखने चाहिए, सेव करके, कि कभी अगर हिसाब गलत हो गया तो मेरे पास ये मौजूद हो। इसी तरीके से जब मुझे बैंक से पैसे निकालने होते हैं तो बैंक से पैसे निकालने के लिए जो मैं एक स्लिप यूज करता हूं उसको हम कहते हैं चेक। और चेक में भी दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा पार्ट होता है जिसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम फाड़ लेते हैं, छोटा पार्ट लगा रहता है। तो जो बड़े पार्ट में लिखते हैं ना, जिसको हम बैंक को पेश करते हैं, हम वही तमाम चीजें छोटे पार्ट में भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने जो है वो बैंक से कितने अमाउंट का चेक जो है वो कैश करवाया था। तो ये दो हमारे पास सबूत होते हैं, बैंक में पैसे जमा कराने का सबूत डिपॉजिट स्लिप
और बैंक से पैसे निकालने का सबूत चेक। अच्छा, अब जब ये हिसाब किताब नॉर्मली हम मंथ के एंड में करते हैं, सही है, तो जब हम मंथ के एंड में ये हिसाब करने बैठे तो पता लगा कि यार मेरे मुताबिक तो मेरे अकाउंट में इस वक्त बैलेंस होना चाहिए 8,000, बैंक कह रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में इस वक्त पड़े हुए 7,500। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों के रिकॉर्ड में कंफ्लिक्ट आ गया। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ 8,000 और बैंक भी कह रहा है 8,000 तो बस खत्म हो गई बात, फिर तो मैं मुतमईन हूं ना, फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है जो रिकॉर्ड मैंने रखा था बैंक ने भी वो बताया, किसी किस्म की कोई हेरा फेरी नहीं हुई। वैसे बैंक कोई हेरा फेरी करता भी नहीं है, कोई बेईमानी करता भी नहीं है। हाँ, इस बात का चांस जरूर होता है कि बैंक से कोई गलती हो सकती है, कुछ समझबूझ की गलती हो सकती है, कोई रिकॉर्डिंग की गलती हो सकती है, और ये मुझसे अपने तौर से भी हो सकती है, मैं अपने रिकॉर्ड में भी गलती कर सकता हूँ। तो जब कभी इस तरीके से बैलेंस का फर्क आ जाए तो हम इस बैलेंस के फर्क को खत्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिए कि जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, अब हमसे मुराद क्या है, हम एक बिजनेसमैन हैं, हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक। और इसी तरीके से एक रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करता है, जो बैंक मेंटेन करता है उसको क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि बेटा चूंकि हम इस बैंक से दो ही काम करते हैं, या तो बैंक में पैसे आते हैं या बैंक से पैसे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ही काम होंगे, या तो प्लस होगा या माइनस। अब ये या प्लस माइनस मैं करूंगा या ये प्लस माइनस बैंक करेगा, तो एक कुल मिला के कितनी बातें हो गई? 4। मैं प्लस करूंगा तो क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा जो रिकॉर्ड है उसको क्या बोलेंगे हम? कैश बुक। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ऐड इन कैश बुक। अगर मैं अपने अकाउंट से माइनस करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? लेस फ्रॉम कैश बुक। ये दो काम मेरे हो गए। इसी तरीके से बैंक भी प्लस माइनस करेगा, तो जो अगर बैंक प्लस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐड इन बैंक स्टेटमेंट। और अगर बैंक माइनस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। कॉलम सिर्फ दो ही होंगे, एक हमारा कॉलम कैश बुक और एक बैंक का कॉलम, लेकिन उस कॉलम के अंदर कभी पैसे निकल रहे होंगे तो माइनस कर रहे होंगे, कभी आ रहा होगा तो प्लस कर रहे होंगे। ऐसे ही बैंक भी कभी प्लस कर रहा होगा तो कभी माइनस कर रहा होगा। तो इसलिए मेरे कॉलम में दो काम होंगे, बैंक के कॉलम में भी दो काम होंगे, और ये दो दो मिला के कितने हो गए? 4। इसलिए आपकी जो थ्योरी है उसके अंदर टोटल 4 आइटम है। वो तमाम आइटम जो कैश बुक में हम ऐड करेंगे बिजनेसमैन और कैश बुक से लेस करेंगे, और वो तमाम आइटम जो बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड करेगा बैंक, और वो तमाम आइटम जो बैंक स्टेटमेंट अपने पास से लेस करेगा। इनमें से चंद आइटम मैं आपको बता रहा हूं और ये आप याद भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा भी। मिसाल के तौर पे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसे जमा कराए, ये हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक में ऐड करेंगे, सही है। बैंक रिसीव अकाउंट रिसीवेबल और प्रॉमिसरी नोट यानी नोट रिसीवेबल, तो ये भी हम अपने पास ऐड करेंगे। इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रॉफिट, डिविडेंड और एनी अदर इनकम क्रेडिट बाय बैंक। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, इस पूरे चैप्टर में जब भी कभी क्रेडिट की टर्म आएगी तो क्रेडिट का मतलब है ये पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, और जब कभी डेबिट की टर्म आएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसे हमारे अकाउंट से जा रहे हैं। अच्छा, एक तो इसकी लॉजिक है कि सर हम ये कैश बुक में ऐड और लेस क्यों करेंगे, या फिर बैंक स्टेटमेंट में ऐड और लेस करेंगे। एक तो लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा। एक ये है जिसको आप ये कह सकते हैं कि सर एक तरीके से रट्टा ही है, कि जब भी कभी लिखा हुआ आ जाए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस आपने उसको अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया। जब भी लिखा हुआ आ जाए मिसाल के तौर पे अनक्लियर चेक या अनरिकॉर्डेड चेक, तो आप उसको क्या कर देंगे? बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर कभी भी लिखा हुआ आ जाए अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक आप बैंक स्टेटमेंट से लेस कर देंगे। तो ये जो है वो आपको सवाल में मेंशन होगा कि क्या कर रहे हैं आप ये तमाम आइटम याद भी कर सकते हैं, और आप ये तमाम आइटम याद करने के अलावा इसकी लॉजिक भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आज एक छोटा सा सवाल करवाता हूं, जो कि सिर्फ याद करने से ही मैं आपको करवा रहा हूं, लॉजिक से नहीं करवा रहा हूं। लॉजिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा हूं। ये देखिए, अ स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मकसूद अब्बासी एंड कंपनी
फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015 रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये मकसूद अब्बासी एंड कंपनी है, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इनके कैश बुक के मुताबिक बैलेंस है वो 30,000 है, यानी इनके अपने मुताबिक जो इन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रखा है उसके मुताबिक इनके अकाउंट में 30,000 रुपए हैं। जबकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इसके मुताबिक इनके अकाउंट में पड़े हैं 42,350, यानी बैंक कह रहे नहीं आपके अकाउंट में 42,350 हैं। अब देखिए इनके मुताबिक इनके अकाउंट में 30,000 होने चाहिए, जबकि बैंक के मुताबिक इनके अकाउंट में 42,350 हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस एक जैसा होता तो इसका मतलब है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो किसी किस्म के रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनका बैलेंस कुछ बता रहा है और इनका बैलेंस कुछ बता रहा है, यानी इन्होंने खुद जो रिकॉर्ड रखा है वो अलग है, वो अलग मैं बात कर रहा हूं और ये जो बता रहे हैं ये अलग बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही। इसको मैच करने के लिए जब हम काम करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये देखिए इसमें इन्होंने कुछ आइटम बताए हुए हैं, जैसा कि है सितंबर 30 डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट 16,660। अब कंफ्यूजन के साथ इसका क्या करें, तो ये देखिए ये आपको ऊपर नजर आ जाएगा, ये देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, तो कहां पर आएगा ये, ऐड इन बैंक स्टेटमेंट। सही है, तो ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो गया। इसके बाद नंबर 2 में कहता है, ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूं, फिलहाल मैं यहां से बता रहा हूं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैंने कैसे किया। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो नॉट प्रेजेंटेड को मैं अनप्रेजेंटेड चेक कह सकता हूं। ये देखिए ये अनप्रेजेंटेड चेक ये आ गया, ये देखिए अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये मैंने कहां से लेस कर दिया, बैंक स्टेटमेंट से। सही है जी। फिर इसके बाद चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इन फर्म्स अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए। अब ये कहां पर होगा, ये देखिए ये आ गया कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कहां पर आएगा, ऐड इन कैश बुक। सही है जी। फिर इसके बाद कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड। अब देखो डेबिटेड का मतलब क्या है कि बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे हैं, डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा वैसे एक बात आपको और बता दूं, जब ये लिखा हुआ आ जाए नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो समझ जाइएगा कि कैश बुक के कॉलम में आएगा। अगर लिखा हुआ आ जाए नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट तो समझ जाइएगा बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में आएगा। तो एटलीस्ट कॉलम तो आप डिसाइड कर लेंगे ना कौन सा कॉलम है। अब रह गई बात प्लस या माइनस, तो अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। तो देखो ये बात तो क्या होगी कि ये कैश बुक में आएगा। अब चूंकि ये चार्जेस डेबिट हुए यानी मेरे अकाउंट से कटे तो ये क्या करना चाहिए, माइनस। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए ऊपर जाके देखिए लेस फ्रॉम कैश बुक में आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए इंटरेस्ट मार्कअप ज़कात या फिर एनी चार्जेस। इसमें मैंने कलेक्शन चार्जेस का तस्करा नहीं किया, एनी चार्जेस का मतलब किसी भी किस्म के चार्जेस। सही है, तो ये कैश बुक से लेस हो गया। फिर इसके बाद क्रेडिट गिवन बाय बैंक, क्रेडिट का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ डाला, तो क्या डाला, तो बैंक अकेला हमारे अकाउंट में प्रॉफिट ही डाल सकता है, तो आप चाहें तो क्रेडिट की जगह प्रॉफिट लिख दीजिए। तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये कैश बुक के अंदर आएगा। अब होना क्या चाहिए, प्लस या माइनस, तो प्लस होगा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट किया, क्रेडिट का मतलब बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ये देखिए अब आप ऊपर जाके देखिए ये आपको ऐड इन कैश बुक में नजर आ जाएगा, ये देखिए ये इंटरेस्ट मार्कअप प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक। सही है, काफी सारी चीजें क्रेडिट हो सकती हैं, इनमें से ही प्रॉफिट आ गया, तो ये आपने कैश बुक में ऐड कर दिया। और लास्ट है हमारे पास कस्टमर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय बैंक, कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया यानी बैंक ने वापस कर दिया, कोई वजह होगी, तो ये देखिए ये आ गया आपका कस्टमर चेक डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉट सफिशिएंट फंड, यानी उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो जो उसके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में आते उसके बाद पैसे, तो ये लेस कर दिया आपने कैश बुक से। अब ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आखिर में एक ऐसा अमाउंट आएगा जो बैंक और मेरा दोनों का एक जैसा होगा। तो आइए इसकी मैं आपको बताता हूं कि हमने कैसे किया है। ये देखिए ये सवाल नजर आ रहा है, पूरा वही सवाल है, मैंने यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस 30,000, ऊपर हेडिंग आ गई, ये दो कॉलम होंगे कैश बुक और एक बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले सवाल के मुताबिक कैश बुक का बैलेंस था 30,000, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 42,350। फिर इसके बाद जो बातें मैंने आपको प्लस माइनस बताई वो सब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस कर दी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जो प्लस होगा वो विदाउट ब्रैकेट होगा और जो माइनस होगा वो विद ब्रैकेट होगा। तो ये जितनी बातें मैंने आपको पीछे बताई कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा और कहाँ होगा, तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए जो जो माइनस में था मैंने ब्रैकेट में लिखा और जो प्लस था वो मैंने विदाउट ब्रैकेट लिखा। जब सवाल खत्म हो जाएगा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस
ये माना। अब जब मैं करूंगा तो देखो आखिर में एक आंसर आ गया 37,900। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी गलत था, यानी मेरे अकाउंट में 30,000 नहीं थे, और बैंक भी गलत था, यानी मेरे अकाउंट में 42,350 भी नहीं थे। असल जो थी वो हमारे अकाउंट में जो वैल्यू थी वो थी 37,900। कहीं पर मैंने गलतियां की तो मैंने अपनी गलतियां सही की, कहीं पर बैंक ने की तो बैंक ने अपनी सही की, और आखिर में हम दोनों के जो रिकॉर्ड में फर्क था वो रिकनसाइल्ड हो गया, यानी अब मेरा और बैंक के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। तो बेटा ये एक सवाल था। अभी आपको नेक्स्ट जो है वो क्लास के पहले मैं आपको कहूँगा कि सारी चीज़ें आप ध्यान नशीन कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।